नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम पूर्वोत्तर लोक में आप सभी का स्वागत है। इस सप्ताह पूर्वोत्तर के 3 राज्यों नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय को नई सरकार मिल गई। साथ ही नागालैंड में जिस तरह से सर्वदलीय सरकार का गठन हुआ है, उसका प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ सकता है, ऐसा माना जा रहा है। असम में प्रधानमंत्री ने 2 घंटे तक राज्य कैबिनेट के सदस्यों को सेवा मंत्र दिया, तो अरुणाचल प्रदेश सरकार ने इस सप्ताह अपना बजट पेश किया। इन सब खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पूर्वोत्तर के उन 3 राज्यों की जहां मुख्यमंत्री के रूप में माणिक साहा, नेफ्यू रियो और कोनराड के संगमा की सत्ता में वापसी हुई है। इसके लिए आपको सबसे पहले लिए चलते हैं मेघालय। नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी एनपीपी के अध्यक्ष कोनराड के संगमा ने मंगलवार को लगातार दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की। संगमा के साथ 11 विधायकों ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों के तौर पर शपथ ली। संगमा ने कहा कि उनका ध्यान ऐसे क्षेत्रों पर रहेगा जो बड़े स्तर पर रोजगार प्रदान कर सकें। एनपीपी के प्रेस्टोन तिनसोंग और स्निया भलंगधार ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, जो सत्ता में आए गठबंधन में क्षेत्रीय दल की ताकत को रेखांकित करता है। तिनसोंग पिछली सरकार में भी उप मुख्यमंत्री थे। मंत्री पद की शपथ लेने वालों में बीजेपी के अलेक्जेंडर लालुहेक, यूडीपी के पॉल लिंगदो तथा किरमेन श्याला और एचएसपीडीपी के शक्लियर वर्जरी भी शामिल हैं। मेघालय के राज्यपाल फागू चौहान ने एनपीपी के 8 विधायकों, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी के 2 विधायकों और बीजेपी तथा हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एक विधायक को राजभवन में मंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नियम के अनुसार मेघालय की 60 सदस्यीय विधानसभा में मुख्यमंत्री समेत 12 से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। मोदी ने बाद में एक ट्वीट में कहा, कोनराड संगमा और उनकी मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुआ। शपथ लेने वालों को बधाइयां। मेघालय को प्रगति की नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने के लिए उन्हें शुभकामनाएं। गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी ने संगमा सरकार को चुनाव से पहले सबसे भ्रष्ट करार दिया था, लेकिन चुनाव के बाद वह एनपीपी के साथ सबसे पहले गठबंधन बनाने वाले दलों में भी शामिल थी। हम आपको बता दें कि एनपीपी हाल में हुए मेघालय विधानसभा चुनाव में 26 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी है। यूडीपी ने चुनाव में 11 सीट हासिल की, वहीं बीजेपी, एचएसपीडीपी और पीडीएफ को 2-2 सीट मिली हैं। इसके अलावा 2 निर्दलीय सदस्यों ने संगमा को समर्थन दिया है। जहां तक संगमा की बात है, तो आपको बता दें कि मेघालय के मुख्यमंत्री के तौर पर अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण करने वाले कोनराड के संगमा ने अपने पिता पूर्णो अगितोक संगमा की छाया से उभरकर स्वयं को एक कुशल नेता के रूप में स्थापित कर लिया है। विधानसभा चुनाव की घोषणा से कुछ समय पहले कोनराड को 2 बातों का एहसास हो गया था। पहला तो यह है कि पिछले चुनाव में उनसे अधिक सीटें लाने वाली कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा के अप्रत्याशित रूप से दल बदल करके तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो जाने के चलते और कमजोर पड़ गई है। दूसरा, मुकुल संगमा के व्यक्तिगत करिश्मे के बावजूद पर्वतीय राज्य मेघालय के लोग तृणमूल कांग्रेस जैसी नई पार्टियों के साथ ही राज्य के बाहर से आने वाले और चुनाव प्रचार करने वाले उन नेताओं को लेकर संशय में रहे जिन्हें वे अच्छी तरह से नहीं जानते। उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन से किनारा कर लिया और उनकी पार्टी अकेले ही चुनावी रण में उतरी। मेघालय में बीजेपी को भी लोगों द्वारा मोटे तौर पर बाहरी लोगों की पार्टी के रूप में देखा जाता है। भले ही संगमा की पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा रही, कोनराड संगमा की गणना सही साबित हुई। अपनी पार्टी की स्थानीय जड़ों पर जोर देने वाले प्रचार अभियान पर ध्यान केंद्रित करके वह पिछले चुनाव में 19 सीटों के मुकाबले इस बार 26 सीटें जीतने में कामयाब रहे। साथ ही उनकी पार्टी का वोट हिस्सेदारी करीब 21% से बढ़कर 31% से अधिक हो गई। हालांकि जब उन्हें लगा कि स्थिरतापूर्ण बहुमत के लिए जरूरी 31 का जादुई आंकड़ा उनके पास नहीं है, तो उन्होंने अन्य दलों, विशेष रूप से बीजेपी की ओर हाथ बढ़ाया। संगमा को बीजेपी से केवल 2 विधायकों के समर्थन नहीं, बल्कि केंद्र सरकार से सहायता की भी उम्मीद है। संगमा एक ऐसा गठबंधन बनाने में सफल रहे जिसमें यूडीपी और एचएसपीडीपी के साथ ही निर्दलीय भी शामिल हैं। उन्होंने जिस तरह से विधानसभा में 3/4 समर्थन जुटाया, वह काबिले तारीफ है। इसमें उनके मुख्य प्रतिद्वंदी मुकुल संगमा को छोड़कर हर कोई शामिल है। इसके अलावा मेघालय में सत्तारूढ़ नेशनल पीपुल्स पार्टी के नेतृत्व वाली गठबंधन एमडीए के वरिष्ठ नेता थॉमस ए संगमा 11वीं विधानसभा के अध्यक्ष निर्विरोध चुन लिए गए हैं। राज्यसभा के पूर्व सदस्य थॉमस ए संगमा को विधानसभा का नया अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया। विपक्षी दलों कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और वॉइस ऑफ द पीपल्स पार्टी ने उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था। दूसरी ओर नागालैंड से आई खबरों की बात करें तो आपको बता दें कि नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी एनडीपीपी के नेता नेफ्यू रियो ने नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में अपने 5वें कार्यकाल के लिए मंगलवार को शपथ ली। राज्यपाल ला गणेशन ने 72 वर्षीय रियो को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। एनडीपीपी के टीआर जेलियांग और बीजेपी के वाई पैटन को राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। रियो के मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों ने भी शपथ ली। मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में शपथ लेने वालों में अपने मजाकिया अंदाज के लिए सोशल मीडिया पर लोकप्रिय और बीजेपी की राज्य इकाई के प्रमुख तेमजेन इमना अलांग और पहली बार नागालैंड विधानसभा के लिए चुनी गई 2 महिलाओं में शुमार
सलहोतु ओनुओ क्रूज भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और असम के मुख्यमंत्री और पूर्वोत्तर लोकतांत्रिक गठबंधन के संयोजक हिमंत बिश्व शर्मा भी इस मौके पर मौजूद थे। रियो के मंत्रिमंडल में एनडीपीपी से 7 और बीजेपी से 5 मंत्री हैं। मंत्रिपरिषद में शामिल किए गए नए चेहरों में सिर्फ क्रूज और पी बाशंग मोनबा ही हैं। रियो अपने राज्य में सर्वदलीय सरकार का नेतृत्व करेंगे, जहां कोई विपक्षी दल नहीं होगा। एनडीपीपी बीजेपी गठबंधन ने हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में राज्य विधानसभा की 60 सीट में से 37 सीट पर जीत हासिल की है। वहीं 5वां कार्यकाल मिलने के साथ रियो नागालैंड में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले नेता हो गए हैं। उन्होंने एससी जमीर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो 1980, 1982 से 1986, 1989 से 90 और 1993 से 2003 तक मुख्यमंत्री रहे थे। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता नेफ्यू रियो और उनकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को बधाई दी है और उम्मीद जताई है कि वे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सुशासन के पथ पर आगे बढ़ेंगे। हम आपको बता दें कि एनडीपीपी बीजेपी गठबंधन ने हाल में संपन्न नागालैंड चुनाव में राज्य विधानसभा की 60 सीट में से 37 सीटें जीती हैं। इसके अलावा नागालैंड के नए उप मुख्यमंत्री यानथुंगो पैटर्न ने कहा है कि शांति वार्ता को सफल बनाने के लिए केंद्र और नगा वार्ताकारों को एक समझ कायम करनी होगी। पैटर्न ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दावा किया कि केंद्र शांति वार्ता को लेकर बहुत गंभीर है और नेफ्यू रियो के नेतृत्व में राज्य सरकार भी एक सूत्रधार के रूप में प्रमुख भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा, राज्य सरकार जल्द से जल्द स्थायी समाधान खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी। इसके अलावा जनता दल यू के केंद्रीय नेतृत्व ने अपने दल की नागालैंड इकाई द्वारा राज्य में नेशनल पीपुल्स पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार को समर्थन देने को उच्च अनुशासनहीनता और मनमाना बताया और राज्य इकाई को भंग कर दिया। उल्लेखनीय है कि जदयू ने नागालैंड की 60 सदस्यीय विधानसभा के हाल में हुए चुनाव में 1 सीट हासिल की थी। उधर त्रिपुरा से आई खबरों की बात करें तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता माणिक साहा ने बुधवार को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्होंने दूसरी बार यह जिम्मेदारी संभाली है। उनके साथ 8 मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली, जिनमें रतनलाल नाथ, प्राणजीत सिंघा रॉय, सांतना चकमा, टिंकू रॉय और विकास देबबर्मा और शुक्ला चरण नोएटिया शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे। कुल मिलाकर बीजेपी के 8 और उसके सहयोगी दल आईपीएफटी के 1 सदस्य को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। इनमें से 5 नए चेहरे हैं, जबकि पहले के मंत्रिमंडल में शामिल रहे 4 मंत्रियों को भी नए मंत्रिमंडल में जगह मिली है। नोएटिया इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी आईपीएफटी से ताल्लुक रखते हैं। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों को शपथ दिलाई। माणिक साहा के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद में 3 आदिवासी विधायकों को स्थान मिला है। धनपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतने वाली केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि अब भी 3 मंत्री पद खाली हैं। विपक्षी वाम दलों और कांग्रेस ने चुनाव बाद हुई हिंसा का हवाला देते हुए शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री की शपथ लेने पर माणिक साहा को बधाई दी और कहा कि वह और उनकी टीम जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेगी। इसके अलावा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और टिपरा मोथा सुप्रीमो प्रद्योत किशोर देबबर्मा के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक के एक दिन बाद कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार टिपरालैंड या ग्रेटर टिपरालैंड जैसी मांगों का कभी समर्थन नहीं करेगी। हम आपको बता दें कि ग्रेटर टिपरालैंड की मांग करने वाली क्षेत्रीय पार्टी टिपरा मोथा ने 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ा और 60 सदस्यीय त्रिपुरा विधानसभा में 13 सीटें जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। मुख्यमंत्री ने कहा, मूल निवासियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को कैसे ऊपर उठाया जाए, इसे लेकर हमने जनजातीय कल्याण पर चर्चा की। बैठक में वार्ताकार नियुक्त करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया, लेकिन जनजातीय कल्याण पर चर्चा हुई। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक के तुरंत बाद टिपरा मोथा सुप्रीमो ने दावा किया था कि केंद्र सरकार सुधारात्मक उपाय करने के लिए जनजातीय लोगों की समस्याओं के मद्देनजर आधिकारिक तौर पर एक वार्ताकार नियुक्त करेगी। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि जनजातीय कल्याण बीजेपी और आईपीएफटी सरकार के लिए प्राथमिकता वाला क्षेत्र होगा। हम आपको यह भी बता दें कि टिपरा मोथा के प्रमुख प्रद्योत किशोर देबबर्मा ने गृह मंत्री के साथ एक बैठक के बाद फेसबुक पोस्ट में कहा था, मैं धरती पुत्रों की वास्तविक समस्याओं को समझने के लिए गृह मंत्री को धन्यवाद देता हूं। हमने ब्रू समझौते पर हस्ताक्षर करके 23 साल बाद अपने राज्य में अपने ब्रू लोगों का सफलतापूर्वक पुनर्वास किया और आज हमने यह सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण संवाद शुरू किया है कि हमारा अस्तित्व सुरक्षित रहे। गठबंधन और मंत्रिमंडल जैसे मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हुई, सिर्फ हमारे डोप यानी समाज के हित की चर्चा हुई, ऐसा उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट में कहा। उल्लेखनीय है कि त्रिपुरा के पूर्व शासक परिवार के वंशज देबबर्मा लंबे समय से त्रिप्सा नाम से एक अलग राज्य बनाने की अपनी पार्टी की मांग के संवैधानिक समाधान का अनुरोध कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह छोटे राज्य त्रिपुरा के विभाजन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वहीं उसके नेताओं ने त्रिपुरा जनजातीय स्वायत्त परिषद को अधिक विधायी, वित्तीय और कार्यकारी शक्तियां देने की इच्छा व्यक्त की है। त्रिपुरा जनजातीय स्वायत्त परिषद फिलहाल अस्तित्व में है और राज्य में जनजातीय समुदायों के प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में मामलों को देखती है।
उधर असम से आई खबरों की बात करें तो असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि पूर्वोत्तर में चुनाव लड़ने वाले सभी राजनीतिक दलों को यह समझना चाहिए कि उन्हें अंततः बीजेपी का समर्थन करना ही होगा। शर्मा ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे बड़े नेता हैं और इस क्षेत्र में हर कोई उनका समर्थन करता है। नागालैंड में जनता दल यू और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा एनडीपीपी बीजेपी गठबंधन को समर्थन देने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए पूर्वोत्तर आने वाले सभी दलों को पहले यह समझ लेना चाहिए कि उन्हें धारा के साथ ही चलना होगा। इसके अलावा पाकिस्तानी एजेंटों को कथित तौर पर सिम कार्ड मुहैया कराने के आरोप में असम के मोरीगांव और नगांव जिलों से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि कई मोबाइल फोन, सिम कार्ड और हैंडसेट समेत कई दूसरी सामग्रियां जब्त की गई हैं, जिनका इस्तेमाल एक विदेशी दूतावास के साथ रक्षा संबंधी सूचनाएं साझा करने के लिए किया जाता था। असम पुलिस के प्रवक्ता प्रशांत भूइया ने कहा कि खुफिया ब्यूरो और दूसरे सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर मंगलवार रात चलाए गए अभियान के दौरान ये गिरफ्तारियां की गईं। उन्होंने बताया ऐसी जानकारी मिली थी कि इन 2 जिलों में करीब 10 लोगों ने फर्जीवाड़ा कर सिम कार्ड खरीदे और कुछ पाकिस्तानी एजेंटों को मुहैया कराए। यह देश की अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ काम है। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान आशिकुल इस्लाम, बदरुद्दीन, मिजानुर रहमान, बहारुल इस्लाम और वहीदुज्जमा के रूप में हुई है। इनमें बहारुल इस्लाम मोरीगांव जिले का निवासी है और शेष सभी नगांव के रहने वाले हैं। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान यह खुलासा हुआ कि आशिकुल इस्लाम 2 IMEI नंबर वाले मोबाइल हैंडसेट का इस्तेमाल कर रहा था। इससे व्हाट्सएप कॉल की गई और एक विदेशी दूतावास के साथ रक्षा संबंधी सूचना साझा की गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सप्ताह असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और उनके मंत्रिपरिषद के साथ बैठक की। हालांकि बैठक में हुई चर्चा को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। मुख्यमंत्री शर्मा ने ट्वीट किया, मेरे कैबिनेट सहयोगियों के लिए एक दुर्लभ सौभाग्य है कि आज गुवाहाटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर मिला। अधिकारियों के मुताबिक कोइनाधोरा राज्य गेस्ट हाउस में हुई बैठक करीब 2 घंटे तक चली। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में नई सरकारों के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए पूर्वोत्तर के 2 दिवसीय दौरे पर थे। उधर अरुणाचल प्रदेश से आई खबरों की बात करें तो आपको बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सप्ताह विधानसभा में कहा कि उनकी सरकार असम के साथ दशकों पुराने सीमा विवाद पर किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले राज्य की जनता को विश्वास मिलेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य निनोंग एरिंग की पहल पर प्रश्नकाल के दौरान चर्चा पर सदन में जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन क्षेत्रों को लेकर असम के साथ विवाद है, उनके अध्ययन के लिए राज्य सरकार की ओर से गठित 12 क्षेत्रीय समितियों ने संबंधित प्राधिकारियों को अपनी अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। उन्होंने कहा कि वह इस मामले को असम के मुख्यमंत्री के समक्ष जल्द ही किसी समय उठाएंगे। खांडू ने कहा, किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले मैं समितियों के साथ दोबारा बैठूंगा ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों की तस्वीर स्पष्ट हो सके। यदि जनता को कोई शिकायत है तो इसे असम के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मीन ने इस सप्ताह वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 758.26 करोड़ रुपए के घाटे का बजट पेश किया। बजट में आजीविका के अवसर सृजित करने पर विशेष जोर दिया गया है। बजट में अगले वित्त वर्ष में 14% की वृद्धि के साथ कुल प्राप्तियां 29,657.16 करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया गया है। यह चालू वित्त वर्ष 22-23 के बजट में 26,111.63 करोड़ रुपए था। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के कांग्रेस विधायक निनोंग इरिंग ने खतरे की आशंका जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश में चीन निर्मित सीसीटीवी कैमरे पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया है। पासीघाट पश्चिम के विधायक इरिंग ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे एक पत्र में अपने घरों में चीनी सीसीटीवी कैमरे का उपयोग नहीं करने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए एक अभियान शुरू करने का भी सुझाव दिया है। विधायक ने कहा कि आवश्यकता अनुसार सीसीटीवी डेटा को सुरक्षित रखने के लिए सरकार स्वदेशी क्लाउड आधारित सर्वर शुरू करने पर विचार कर सकती है। मीडिया में आई एक खबर का हवाला देते हुए विधायक ने कहा कि देश में उपयोग किए जा रहे चीन निर्मित सीसीटीवी कैमरे बीजिंग द्वारा आंख और कान के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके अलावा भारतीय रेलवे 21 मार्च को पूर्वोत्तर के लिए भारत गौरव ट्रेन संचालित करेगा। इस ट्रेन के जरिए लोग क्षेत्र का भ्रमण कर सकेंगे। रेल मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि 15 दिवसीय यात्रा में असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय को शामिल किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा, बहुप्रतीक्षित ट्रेन भ्रमण कार्यक्रम नॉर्थ ईस्ट डिस्कवरी बियॉन्ड गुवाहाटी को संचालित करने का निर्णय लिया गया है। ट्रेन का सफर 21 मार्च 2023 को दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से शुरू होगा। बयान में कहा गया है कि अत्याधुनिक डिलक्स AC पर्यटक ट्रेन में कुल 156 पर्यटक सफर कर सकते हैं। रेलवे के मुताबिक ट्रेन 15 दिनों में असम के गुवाहाटी, शिवसागर, जोरहाट और काजीरंगा, त्रिपुरा में ऊनाकोटी, अगरतला व उदयपुर, नागालैंड के दीमापुर और कोहिमा तथा मेघालय में शिलोंग व चेरापूंजी को कवर करेगी। मणिपुर से आई खबर की बात करें तो आपको बता दें कि असम राइफल्स ने मणिपुर के तेंगनोपाल जिले से 55.86 करोड़ रुपए मूल्य का मादक पदार्थ यानी ब्राउन शुगर जब्त कर म्यांमार के 2 नागरिकों को हिरासत में लिया है। असम राइफल्स के जवानों ने मंगलवार को भारत म्यांमार सीमा के पास एच मुन्नोम गांव में नियमित जांच के दौरान पड़ोसी देश म्यांमार के तमू शहर के रहने वाले 2 कथित तस्करों को देखा।
असम राइफल्स ने कहा दोनों दोपहिया वाहन पर संदिग्ध तरीके से घूम रहे थे। उनके पास 3 डिब्बे थे और वे मोरहे शहर की ओर जा रहे थे। डिब्बों की जांच करने पर असम राइफल्स की टीम को 648 साबुनदानी मिली, जिनके अंदर 27.94 किलोग्राम ब्राउन शुगर रखी थी। आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए आरोपियों और जब्त की गई ब्राउन शुगर मोरहे थाने के सुपुर्द कर दी गई है। इसके अलावा मिजोरम से आई खबरों की बात करें तो राज्य के कोलासिब जिले में मिजोरम सशस्त्र पुलिस के एक जवान ने अपने 2 सहकर्मियों को कथित रूप से गोली मार दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मिजोरम असम सीमा के निकट बुआर चेप गांव में एक सीमा चौकी पर सशस्त्र बलों की दूसरी बटालियन के ये तीनों पुलिसकर्मी तैनात थे, तभी यह घटना हुई। मिजोरम पुलिस महानिरीक्षक कानून और व्यवस्था ललबैक थंगा खियांगते ने कहा, आरोपी हवलदार बिमल कांति चकमा ने उसके व्यवहार को लेकर शिकायत करने पर गुस्से में आकर दोनों पुलिसकर्मियों पर अपनी सर्विस राइफल से कम 15 गोलियां चलाई। उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान हवलदार जे ललरोह लुआ और हवलदार इंदिरा कुमार राय के रूप में की गई है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।